दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। दोस्तों आज जैसे जैसे हम इंसान इस दुनिया के मिस्ट्रीज को सुलझाते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे कुछ नई और अजीब मिस्ट्रीज हमारे सामने आती जा रही हैं, जिन्हें सुलझाना हर किसी के लिए बहुत ही कठिन काम है। वैसे बात चाहे अंतरिक्ष की हो या फिर पृथ्वी की, दोनों में ही असीमित रहस्य दबे हुए हैं। पृथ्वी के थोड़े बहुत रहस्य तो कैसे भी करके सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन स्पेस के रहस्य को सुलझाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। वैसे तो हमारे ब्रह्मांड में असंख्य अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा बात होती है तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बात सच है दोस्तों कि यूनिवर्स को अभी तक आंका नहीं जा सका है कि ये कहां तक फैला हुआ है। ये अभी भी हमारी सोच के परे है। वैसे माना जाता है कि इसकी खोज 13.8 अरब साल पहले हुई। सरल शब्दों में कहें तो एक अनंत विस्फोट के बाद यूनिवर्स अपने अस्तित्व में आया। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली जिसका आंकलन करना बहुत मुश्किल है। ये ऊर्जा करोड़ों सालों तक फैलती गई और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का निर्माण हुआ। अरबों छोटे छोटे पार्टिकल्स ने मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया, जिसे हम एटम कहते हैं। इनके विस्फोट और संकुचन के चलते यूनिवर्स के अंदर ही चीजें अस्तित्व में आई और गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ। मिल्की वे, गैलेक्सी, सूर्य, तारे, सौर मंडल इसी की परिकल्पना है। ऐसे ही लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आए और धीरे धीरे अरबों तारों का समूह यूनिवर्स में दिखने लगा, जिसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और इन्हीं करोड़ों गैलेक्सी के बीच में बनी मिल्की वे, जिसमें हम मौजूद हैं। और इन्हीं सब के चलते हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें ग्रह और उपग्रह मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और इन सब के बीच सबसे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी और न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते सूर्य का निर्माण हुआ और इन सब से मिलकर हमारे यूनिवर्स का निर्माण होता है। वैसे जैसे ही कोई यूनिवर्स आकाशगंगा, सूर्य, तारे, ग्रह, गैलेक्सी आदि विषयों पर चर्चाएं करता है, तो हमारे मन में भी इनको लेकर उतनी ही जिज्ञासा और प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पूर्व थे। यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित इन मूलभूत प्रश्नों में धर्माचार्यों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इन प्रश्नों के उत्तर सीमित अवलोकनों, आलंकारिक उदाहरणों, मिथकों, रूपकों एवं आख्यानों के आधार पर प्रस्तुत करने के प्रयास प्रायः सभी प्राचीन सभ्यताओं एवं धर्मों में हुए। अधिकांश धर्मों में यूनिवर्स के रचयिता के रूप में ईश्वर की परिकल्पना भी की गई। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। यूनिवर्स की उत्पत्ति की विचारधारा का वर्णन ऋग्वेद के एक सृजन स्रोत से मिलती है, जिसे नासदीय सूक्त कहते हैं। ये सूक्त वैदिक सोच की परिकाष्ठा को दर्शाती है। इसमें वैदिक ऋषि कह रहे हैं कि प्रलय काल में पंच महाभूत सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और न ही असत का अस्तित्व था, और समय भूलोक, अंतरिक्ष तथा अंतरिक्ष से परे अन्य लोक नहीं थे। सबको आच्छादित करने वाले यूनिवर्स भी नहीं थे। किसका स्थान कहाँ था? अगाध और गंभीर जल का भी अस्तित्व कहाँ था? दूसरी तरफ यहूदी, इस्लाम, ईसाई एवं अन्य कई धर्मों के लोगों का मानना है कि यूनिवर्स की आवश्यक रूप से एक शुरुआत होनी चाहिए। इनका मानना है कि दुनिया एक दिन शुरू हुई थी और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसे बाइबल में अपोकलिप्स कहा गया है। वहीं अरस्तु एवं अन्य यूनानी दार्शनिकों की धारणा थी कि यह संसार सदैव से अस्तित्व में था तथा सदैव ही अस्तित्व में रहेगा। और कहीं न कहीं यह प्रमाणित भी होता है कि इसका निर्माण एक ईश्वर की उत्पत्ति है। किंतु मुख्य रूप से हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया से परे कई चीजें हैं जिसने यूनिवर्स की रचना की। हालांकि कई लोग इसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक इसे कोई भी समझा नहीं पाया है। यूनिवर्स का मतलब है अनंत, और जितना हम लोग नजदीक जाएंगे वो उतना ही अनंत होता जाएगा। हमसे पहले किसी आयाम ने इसे बनाया है, किसी ऊर्जा ने इसे बनाया है। दूसरी बात यह है कि जब आप छोटे थे तो आप ऐसे नहीं थे। आपके पास एक छोटा सा शरीर था और फिर धीरे धीरे आप बड़े हुए और आपके मन में यह प्रश्न आता है कि इसका निर्माण कैसे होता है, अंदर से या बाहर से? और उत्तर है अंदर से। धीरे धीरे एक ऊर्जा के माध्यम से आपका शरीर बड़ा होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यूनिवर्स भी अनंत ऊर्जा के माध्यम से बढ़ता ही चला जा रहा है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें आकाश में ना तो फैलाव दिखाई पड़ता है और न ही सिकुड़न। तब हम उस स्थिति में आकाश को स्थिर आकाश कह सकते हैं।
इस स्थिति में कोई भी विचारशील व्यक्ति यही मानेगा कि यूनिवर्स का आकार सीमित है तथा इसका कुल द्रव्यमान निश्चित है, इसलिए यूनिवर्स समय के साथ अपरिवर्तित होता रहता है। शायद ही सभी को यह मालूम हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी पहले यही मानना था कि यूनिवर्स स्थिर, शाश्वत एवं सीमित है। मतलब उनका यह मानना था कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा रहा है और सदैव ही ऐसा रहेगा। हम आपको बता दें, आइंस्टाइन के ही सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से ये स्पष्ट हो रहा था कि ब्रह्मांड या तो सिकुड़ेगा या फिर फैलेगा, मगर स्थिर नहीं रहेगा। आइंस्टाइन को भी अपने ही सिद्धांत में स्थिर यूनिवर्स के पक्ष में संकेत मिलने के बावजूद उसके समर्थन में अपने ही समीकरणों को संशोधित करते हुए उसमें उन्होंने एक पद जोड़ा जिसे ब्रह्मांडीय नियतांक कहते हैं। दरअसल आइंस्टाइन ने एक विरोधी गुरुत्वाकर्षण बल की कल्पना की थी, जहां प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण बल का कोई न कोई स्रोत होता है। वहीं आइंस्टाइन के द्वारा कल्पित विरोधी गुरुत्वाकर्षण बल का कोई खास स्रोत नहीं था, बल्कि वो दिक्काल का एक अंतर्निहित अंग था, जिसकी प्रकृति और प्रवृत्ति यूनिवर्स को संकुचित होने से रोकने एवं स्थिरता प्रदान करने की थी। आइंस्टाइन के विचारों से रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन सहमत नहीं थे। उन्होंने वर्ष 1922 में अपने सैद्धांतिक खोजों के आधार पर यह पता लगाया कि यूनिवर्स के बारे में हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो स्थिर है। वस्तुतः उन्होंने यूनिवर्स के गतिशील होने की बात रखी। फ्रीडम ने दो महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। पहला ये कि यूनिवर्स हर तरफ हर दिशा में एक जैसा दिखाई देता है, और दूसरा ये कि यूनिवर्स किसी भी स्थान से देखने पर एक जैसा दिखाई देता है। फ्रीडमैन के यूनिवर्स मॉडल की दो अवस्थाएं थीं। पहली ये कि आकाशगंगाएं धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, परंतु कुछ देर बाद गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें एक दूसरे से दूर जाने से रोक देता है। तब ये निकट आने लगते हैं। इसके कारण फैलाव के स्थान पर संकुचन होगा। दूसरी अवस्था ये है कि आकाशगंगाएं इतनी तीव्र गति से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें दूर जाने से रोक नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप यूनिवर्स हमेशा फैलता ही रहेगा। जिस समय फ्रीडमैन ने उपरोक्त तर्क रखे, उस समय आइंस्टाइन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने उनके तर्कों की उपेक्षा की। लेकिन एडविन हबल ने एक ऐसी खोज की कि वैज्ञानिकों को इस बात का ज्ञान हो गया कि यूनिवर्स स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। अब जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हबल ने यह खोज की थी कि यूनिवर्स का फैलाव हो रहा है। उस समय अन्य वैज्ञानिकों के साथ साथ हबल को भी अपनी इस असाधारण खोज के मायने स्पष्ट नहीं थे। इस मुद्दे पर विचार स्वरूप जॉर्ज लेमाइने और जॉर्ज गैमो ने गंभीर प्रयास किए। इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आकाशगंगाएं बहुत तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतीत में किसी समय जरूर ये आकाशगंगाएं एक साथ रही होंगी। वस्तुतः ऐसा लगा कि 10 से 15 अरब वर्ष पहले यूनिवर्स का समस्त द्रव्य एक ही जगह पर एकत्रित रहा होगा। उस समय यूनिवर्स का घनत्व असीमित था तथा संपूर्ण यूनिवर्स एक स्मॉल में समाहित था। इस स्थिति को परिभाषित करने में विज्ञान एवं गणित के समस्त नियम सिद्धांत निष्फल सिद्ध हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी नाम दिया। किसी अज्ञात कारण से इसी सूक्ष्म बिंदु से एक तीव्र विस्फोट हुआ और समस्त द्रव्य इधर उधर छिटक गए। इस सिचुएशन में किसी अज्ञात कारण से अचानक यूनिवर्स का विस्तार शुरू हुआ और दिक् काल की भी उत्पत्ति हुई। इस घटना को ब्रह्मांडीय विस्फोट का नाम दिया गया। अंग्रेज यूनिवर्स विज्ञानी सर फ्रेड हॉयल ने इस सिद्धांत की आलोचना करते समय मजाक में ये शब्द गढ़े, बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, लेकिन जिस सैद्धांतिक स्थिति पर भौतिकी या गणित प्रकाश डालने में असमर्थ है, उसको मानने के हमारे पास क्या सबूत हैं? दरअसल भौतिकी को अपने सिद्धांतों पर उस समय संदेह हो जाता है जब वो उसे अनंत की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल बात सबूत की है। वैज्ञानिक जॉर्ज गैमो ने 1940 के दशक में यह अनुमान लगाया कि बिग बैंग ने उत्पत्ति के कुछ समय में यूनिवर्स को उच्च तापमान विकिरण से भर दिया होगा। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया था कि यूनिवर्स के विस्तार ने उच्च तापमान विकिरण को धीरे धीरे ठंडा कर दिया होगा और उसके अवशेष माइक्रोवेव के रूप में देखे जा सकते हैं। साल 1965 में आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन ने अनजाने में ही माइक्रोवेव विकिरण की खोज की। इस बड़े सबूत के कारण यूनिवर्स की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। हम किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। इससे यह साबित होता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कोई भी सिद्धांत संपूर्ण नहीं है। वास्तव में हम यूनिवर्स के बारे में केवल 4% बातें ही जानते हैं, बाकी 96% के बारे में हम ना के बराबर जानते हैं। इसलिए इस जानकारी के अभाव में यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में कोई भी मान्यता अभी अधूरी है।
दोस्तों यूनिवर्स की उत्पत्ति के नवीन सिद्धांतों में सुधार की अभी काफी गुंजाइश है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।